हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेनिंग नॉलेज। आज हम इकोलॉजी का लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इन्वायरमेंटल इश्यूज। हमारे इन्वायरमेंट में आजकल जो एक मेजर इशू चल रहा है वो है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या है? एक अनडिजायरेबल चेंज फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में, किसकी? एयर की, वाटर की, लैंड की, सॉइल की। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो एजेंट्स ये अनडिजायरेबल चेंज लाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पॉल्यूटेंट्स। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1986 में एयर, वाटर, सॉइल इन सब की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पास किया था। कब किया था? 1986 में। आपको ये जो डेट्स हैं ये ध्यान रखनी है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ था? 1986 में। आज की क्लास में हम एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं एयर पॉल्यूटेंट्स के बारे में। यहाँ पर दो मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स के बारे में बात करेंगे। पहला है पर्टिकुलेट मैटर और दूसरा है गैशियस एयर पॉल्यूटेंट। जो पर्टिकुलेट मैटर्स है इसमें क्या क्या आ जाएंगे? डस्ट आ जाएगी, ओके, मिस्ट आ जाएगी, स्मोक आ जाएगी, ओके। इसके साथ में फ्लाई ऐश जो होती है ये जो है ये आ जाएगी। ये सारे क्या है? फाइन पार्टिकल्स। इतने फाइन पार्टिकल्स जो हैं इनको हम बोलते हैं पर्टिकुलेट मैटर्स। तो इसमें ये सारे जो हैं इसके एग्जांपल्स आ गए। इसके साथ में अगर हम गैशियस एयर पॉल्यूटेंट्स की बात करें तो इसमें क्या आ जाएंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओके। इसके साथ में CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ गई, है ना। तो ये इतनी सारी जो है वो हार्मफुल गैसेज हैं जो हमारी एयर को पॉल्यूट करती हैं। ठीक है, तो ये हो गए इसके एयर पॉल्यूटेंट्स। जो एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनका इफेक्ट तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है: कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर एंड ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो पॉल्यूटेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, ज़्यादा है, या बहुत ज़्यादा है, या मॉडरेट है, कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर यानी कि थोड़ा बहुत एक्सपोजर हो रहा है, या डेली उस चीज़ पॉल्यूटेंट का एक्सपोजर हो रहा है, ठीक है, या कभी कभी जो है वो एक्सपोजर हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ड्यूरेशन जो है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तीसरी चीज़ आ जाएगी ऑर्गेनिज्म। अगर ऑर्गेनिज्म हेल्दी है, उसे कोई डिजीज़ नहीं है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर उस ऑर्गेनिज्म को कोई ऑलरेडी रेस्पिरेटरी डिजीज़ है और फिर उसे जो है वो इस टाइप की पॉल्यूटेंट का एक्सपोजर भी मिल रहा है तो फिर जो है वो प्रॉब्लम है। यानी वहाँ पे उस ऑर्गेनिज्म के लिए जो डिजीज़ है उसकी जो प्रॉब्लम है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इसका इफेक्ट जो है वो इन तीनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूटेंट्स क्या करते हैं? इंजरी कॉज कर देते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उनकी ग्रोथ को रिड्यूस कर देंगे, क्रॉप यील्ड को कम कर देंगे और प्रीमेच्योर डेथ कर देंगी प्लांट की, है ना। इसके साथ में ह्यूमंस और एनिमल्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करेंगे। ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, एलर्जीज, इस तरह की बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हो जाएंगी। ठीक है, अब बात करेंगे कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है ये क्या किसको रिमूव करता है? पर्टिकुलेट मैटर्स को, यानी जो माइक्रोस्कोपिक फाइन सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं उनको ये रिमूव करता है। ठीक है, लगभग 99% पर्टिकुलेट मैटर्स जो थर्मल पावर प्लांट से रिलीज होते हैं उनको ये रिमूव कर देता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर इलेक्ट्रोज प्रेजेंट होती हैं जो प्रोड्यूस करते हैं कोरोना, यानी ये कि डिस्चार्ज प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? नेगेटिवली चार्ज्ड। अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे ये क्या करेंगे? ये डस्ट पार्टिकल से अटैच हो जाएंगे और फिर उनको जो है वो एक नेगेटिव चार्ज दे देंगे। ठीक है, तो अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर को फिगर के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डर्टी एयर आ रही है। ठीक है, उसके बाद ये जो डॉट्स हम देख रहे हैं, ब्लैक डॉट्स, इसको हम बोल रहे हैं नेगेटिवली चार्ज वायर, यानी ये एक इलेक्ट्रोड वायर है। ठीक है, अब ये इसके जो सराउंडिंग में हम ये देख रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे? कोरोना, यानी ये क्या रिलीज करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। और ये जब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे तो डस्ट पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रॉन से अटैच हो जाएंगे और फिर इस तरह से इन डस्ट पार्टिकल के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो नेगेटिवली चार्ज डस्ट पार्टिकल्स होंगे ये यहाँ पर कलेक्टिंग प्लेट्स होंगी, इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, अभी जो कलेक्टिंग प्लेट्स होंगी इनके बीच में जो एयर की वेलोसिटी है वो लो होगी, जिसकी वजह से क्या होगा? ये डस्ट पार्टिकल जो है वो नीचे गिर जाएंगे और फिर हमें जो एयर मिलेगी वो कैसी होगी? क्लीन एयर। ठीक है, तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या करेंगे? हमें क्लीन एयर देंगे, यानी पर्टिकुलेट मैटर्स को रिमूव कर देंगे।
तो अगर हम CPCB की माने यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की माने, तो अगर पर्टिकुलेट मैटर्स का साइज 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम है तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर उनको रिमूव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से इतने ज़्यादा पर्टिकुलेट मैटर्स का साइज आजकल छोटा हो गया है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है वो भी फेल होने लगे हैं। यानी जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स हैं ये 2.5 माइक्रोमीटर से अगर बड़े पार्टिकुलेट मैटर्स होंगे उन्हीं को रिमूव कर पाएंगे, अगर उससे छोटे होंगे तो फिर उसे रिमूव ये नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमें गैसेस को रिमूव करना है, स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड, तो हम क्या यूज़ करते हैं? स्क्रबर। ठीक है, स्क्रबर में क्या होता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसको हम पास करते हैं एक स्प्रे से, जो किसका बना होगा? वाटर का, लाइम का। ठीक है, इसका स्प्रे ये बना होगा, उससे फिर हम क्या करेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड को पास करेंगे। तो अब स्क्रबर में क्या होगा, यहाँ से डर्टी एयर पास होगी। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे वाटर और लाइम का स्प्रे है। ठीक है, तो इस तरह से नीचे जो है वो पर्टिकुलर मैटर सेटल डाउन हो जाएंगे और क्लीन एयर जो है वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, सो अगर हम मेजर कॉज की बात करें एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन की, तो वो क्या है? ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, ऑटोमोबाइल सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन करवाते हैं। ठीक है, तो अगर हमें ऑटोमोबाइल्स के थ्रू जो पोल्यूशन हो रहा है उसको कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक तो कैटालिटिक कन्वर्टर्स यूज़ करने पड़ेंगे, दूसरा लेड फ्री पेट्रोल यूज़ करना पड़ेगा, लेड फ्री डीजल यूज़ करना पड़ेगा। ओके, लेड फ्री पेट्रोल और डीजल। अब जो ये कैटालिटिक कन्वर्टर्स होते हैं इनमें एक्सपेंसिव मेटल्स लगे होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये मेटल्स? प्लैटिनम, प्लैडिनम और रोडियम। ठीक है, एज द कैटलिस्ट। दूसरी चीज़, ये सभी ऑटोमोबाइल्स में फिट किए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? कम से कम पॉइजनस गैसेस जो होंगी वो एमिट होंगी। अब ये काम कैसे करते हैं? जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं यानी जो एग्जॉस्ट होता है, ठीक है, वो उसको ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड को ये कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, नाइट्रिक ऑक्साइड को ये कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन गैस में। तो इस तरह से ये क्या करते हैं? पॉइजनस गैसेस के एमिशन को कम करवा देते हैं। लेकिन अगर हम लेड वाला पेट्रोल यूज़ करेंगे या डीजल यूज़ करेंगे तो उस केस में ये कैटालिटिक कन्वर्टर को ये जो लेड होगा वो इनएक्टिवेट कर देगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर पेट्रोल जो है उसमें लेड है तो फिर क्या होगा? कैटालिटिक कन्वर्टर्स इनएक्टिवेट हो जाएंगे। तो अब हम एक और एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा एक्ट है ये? एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। ठीक है, ये 1981 में आया था। ठीक है, लेकिन इसको अमेंडेड कब किया गया था? 1987 में, जिसमें नॉइस को एज एन एयर पोल्यूटेंट लिया गया था। तो इसी के अंदर नॉइस पोल्यूशन भी आ जाएगा। सो अब देखते हैं नॉइस पोल्यूशन क्या है। सबसे पहले नॉइस क्या है? एक अनडिजायरेबल हाई लेवल ऑफ साउंड। बहुत ज़्यादा हाई लेवल की साउंड है जैसे कि 150 डेसिबल की, तो वो क्या करेगी? हमारे ईयर ड्रम्स को पूरी तरह से डैमेज कर देगी, पूरी तरह से हमें जो है वो बहरा बना देगी। ठीक है, अगर हमें लगातार सिटीज़ में अगर हम रह रहे हैं और लगातार थोड़ी थोड़ी नॉइज़ हमें डेली सुनने को मिल रही है तो कई बार हमारी पूरी तरह से हियरिंग एबिलिटीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है, हमें पता भी नहीं लगता और हमारे जो ईयर्स हैं वो पूरी तरह से ख़राब हो जाते हैं धीरे धीरे। अब ये नॉइज़ क्या करती है? नींद डिस्टर्ब करेगी। ठीक है, इसके साथ में हार्ट बीट जो है वो बढ़ा देगी, हमारा ब्रीदिंग पैटर्न जो होगा वो पूरी तरह से अल्टर्ड कर देगी, इस तरह से पूरी तरह से स्ट्रेस डालेगी हमारे ऊपर। ठीक है, तो अब नॉइस पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए? इंडस्ट्री से इतनी ज़्यादा मशीनों की जो नॉइस आती है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं? साउंड अब्जॉर्बेंट मटेरियल यूज़ करके। ठीक है, और मफलिंग नॉइस करके। ठीक है, यानी जितने भी जो साउंड अब्जॉर्बेंट मटेरियल है वो क्या करेंगे? साउंड को सिर्फ वहीं तक सीमित रखेंगे, उसके बाहर जो आसपास का इन्वायरमेंट होगा उसमें नॉइस जो है वो नहीं जाएगी। इसी तरह से मफलिंग नॉइस करके, यानी किसी चीज़ में जो है हम कोई चीज़ को रैप कर दे तो आवाज़ जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से नॉइस मफलिंग की जा सकती है। इसके साथ में लॉज को फॉलो करा जाए तब भी जो है वो नॉइस पोल्यूशन कम हो जाएगा, जैसे कि स्कूल्स और हॉस्पिटल्स वाले जो एरियाज़ होंगे वहाँ पर जो है वो हॉर्न्स नहीं बजाए जाएँ। ठीक है, इसके साथ में ही अगर हम देखें जो परमिसिबल साउंड लेवल्स के क्रैकर्स होते हैं वही जलाए जाएं। लाउड स्पीकर जो हैं एक अप्रोप्रिएट जो साउंड होती है लाउड स्पीकर की उतने ही आवाज़ में जो है उनको चलाया जाए। और टाइमिंग्स जो होती हैं लाउड स्पीकर्स की, वो जैसे कि 10 बजे के बाद जो है वो लाउड स्पीकर जो है क्रैकर्स जो है ये चलाना मना है। ठीक है, इन चीज़ों को अगर फॉलो किया जाए तो ईजिली हम नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं।
अब हम पढ़ेंगे केस स्टडी। ठीक है, इस केस स्टडी में हम देखते हैं कि 90s की बात है, 41 पॉल्यूटेड सिटीज़ जो थी दुनिया की, उनमें से दिल्ली जो थी वो 4th नंबर पे थी। इतनी ज़्यादा वहाँ पे एयर पोल्यूशन हो गया था। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो था वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो गया। ठीक, सो गवर्नमेंट को बोला गया कुछ अप्रोप्रिएट मेजर्स लिए जाएं कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, जिससे क्या हो, जितना भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, वो डीजल से सीएनजी में शिफ्ट कर दिया जाए। ओके, तो 2002 के एंड तक अगर हम बात करें तो दिल्ली में जितनी भी बसेस थी वो सीएनजी में कन्वर्ट हो गई। सो अब बात आती है कि डीजल की जगह सीएनजी ही क्यों यूज़ की गई। क्यों यूज़ की गई? पहली चीज़, सीएनजी जो है वो बहुत ही एफिशिएंटली बर्न हो जाती है। दूसरी चीज़, ये सस्ती है, ये चीपर देन पेट्रोल और डीजल। तीसरी चीज़, ये गैस है तो इसको कोई चुरा नहीं सकता। और चौथी चीज़ क्या है, ये लिक्विड नहीं, यानी ये गैस है जिसकी वजह से इसमें कुछ अडल्ट्रेशन भी नहीं हो सकती, कुछ मिलावट इसमें नहीं की जा सकती। इस वजह से सीएनजी को यूज़ किया गया। बात करेंगे कुछ स्टेप्स की जो दिल्ली में लिए गए जो व्हीकल्स के थ्रू पोल्यूशन हो रहा था उसको कम करने के लिए, जिसमें सबसे पहला स्टेप क्या था, जितने भी ओल्ड व्हीकल्स थे उनको फेज आउट कर दिया गया। इसी तरह से जो लेड फ्री पेट्रोल था उसको यूज़ किया गया। वो पेट्रोल और डीजल को यूज़ किया गया जिसमें सल्फर कम अमाउंट में प्रेजेंट था। प्लस जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स थे उनका यूज़ किया गया। इसके साथ में ही पोल्यूशन के जो नॉर्म्स थे उनको अप्लाई किया गया। सो इस तरह से सारे स्टेप्स लिए गए जिससे दिल्ली में जो व्हीकल से पोल्यूशन हो रहा था उसको कम किया गया। सो जैसे हमने अभी देखा कि हमें क्या करना है, कुछ स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स को जो है वो अप्लाई करना है पोल्यूशन कम करने के लिए। तो स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स क्या हैं कि स्टेडली धीरे धीरे हम क्या करेंगे, पेट्रोल और डीजल में सल्फर और एरोमेटिक कंटेंट जो होगा उसको कम कर देंगे। ठीक है, अब यूरो 3 नॉर्म्स की बात करें तो यूरो 3 नॉर्म्स में क्या है कि सल्फर जो 350 ppm में प्रेजेंट है डीजल में और 150 ppm में प्रेजेंट है पेट्रोल में। ठीक है, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो कंसर्न फ्यूल में 42% पे हैं। ठीक है, इनका जो है वो नंबर हमें कम करना है, यानी हमारा गोल क्या है कि सल्फर को 50 ppm में हम कर ले, किसमें, पेट्रोल और डीजल दोनों में। और जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है उनको हम 42% से कम कर कर कितने पे ले आएँ, 35% पे ले आएँ। ठीक है, तो ये हमारा मेन जो है वो गोल है। ठीक है, तो यही आ गए आपके स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स। तो अब देखते हैं टेबल मास एमिशन स्टैंडर्ड्स इन इंडिया, जिसमें भारत स्टेज 4 नॉर्म के अंदर ये आते हैं। ठीक है, जिसमें 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर, ये कब इंप्लीमेंट हुए थे, ये हुए थे अप्रैल 2017 में। कौन कौन सी सिटीज़ में, लगभग पूरी कंट्री में ये इंप्लीमेंट हो गए थे। 4 व्हीलर के लिए भी, 3 व्हीलर के लिए भी और 2 व्हीलर्स के लिए, यानी थ्रू आउट द कंट्री ये इंप्लीमेंट हो गए थे अप्रैल 2017 तक। ठीक है, तो इस तरह से जो है आज की क्लास में एयर पोल्यूशन आपका जो है ये कंप्लीट हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।